वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ संदीप जांगड़ा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होप्स फॉर अचीव में। HSSCT ग्रुप 6 जो कि कॉमर्स के बच्चों के लिए है, उसकी हमने एक रिवाइज सीरीज यूनिट वाइज जो रिवीजन है उसकी सीरीज़ स्टार्ट की है और उसकी जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक है जो मिल जाएगा। आज की जो यूनिट हम रिवाइज करेंगे वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सबसे पहले एंटरप्रेन्योर कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है। एन एंटरप्रेन्योर इज़ एन इंडिविजुअल, एक पर्सन होता है ये हु स्टार्ट एंड रन्स ए बिजनेस विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड प्लानिंग। मतलब कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास कुछ एक रिसोर्स हैं और उसके क्या दिमाग में कोई विचार है किसी बिजनेस को लगाने का। दिस इंडिविजुअल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ देयर बिजनेस वेंचर। मतलब कि एक पर्सन है और उसके पास कुछ एक तो रिसोर्स है, मतलब फाइनेंशियल कह सकते हो आप, और कुछ एक उसके दिमाग में क्या है किसी बिज़नेस को लगाने के लिए विचार है, कोई काम को शुरू करने के लिए, ठीक है, और वो जिम्मेदार होगा उस बिजनेस वेंचर से जुड़े हुए सारे रिस्क के लिए और रिवार्ड के लिए, होता है एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द डायनेमिक प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग समथिंग न्यू। मतलब कोई भी चीज़ है वो नई क्रिएट करने की लगातार एक प्रक्रिया है विद वैल्यू बाय डिवोटिंग द रिक्वायर्ड टाइम एंड एफर्ट। मतलब कि उस पर टाइम लगा के किसी नई चीज़ को डेवलप करके उस पर अपनी मेहनत लगा करके टेकिंग अब फाइनेंशियल रिस्क, उसके ऊपर जो फाइनेंशियल रिस्क है, जोखिम है, वो यूज़ करके रियलाइजिंग द मॉनेटरी रिवार्ड्स एसोसिएटेड विद, और फिर उससे जुड़े हुए जितने भी लाभ हैं वो उठाएं वो, ठीक है, किसी नई चीज़ के ऊपर सारा अपना एफर्ट डालना। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग द एंटरप्रेन्योरल नॉलेज। ये क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है कि प्रोसेस होती है एक उद्यमशील, ठीक है, उद्यमशील जो ज्ञान होता है ना, स्किल होती है, उसको इम्प्रूव करने का वाया स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर, डायनेमिक ऑफ बिजनेस एंड इट्स डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किसके साथ डील करता है, मतलब ये इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं कि एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर कैसा है, बिजनेस जो है वो डायनेमिक है, उतार चढ़ाव बिजनेस में किस तरह से आते हैं, और इसके डेवलपमेंट पे और साथ के साथ इसके ग्रोथ पे, एक्सपेंशन पे। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, एक जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। एक तो होता है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि नए विचार, ठीक है, नई बिजनेस को रिलेटेड, मतलब कि उसका कोई दिमाग में उसके विचार है कि मैं इस चीज़ का बिजनेस करूँगा जो एक नया है, ठीक है, उस मार्केट में। रिस्क टेकिंग की एबिलिटी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडियाज़, विचारों पे इन्वेस्टिगेट करना, असेंबलिंग रिक्वायरमेंट्स, मतलब उस बिज़नेस के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट होंगी वो असेंबल करना, फाइनेंसिंग, ठीक है, मैनेजरियल फंक्शन, और उस बिज़नेस से जुड़े हुए जितने भी फंक्शन हैं मैनेजरियल वाले वो सारे के सारे एक एंटरप्रेन्योर करता है। फिर आता है बिजनेस फिजिबिलिटी स्टडी। ए फिजिबिलिटी स्टडी इज़ ए डिटेल्ड एनालिसिस, एक डिटेल जो है वो है ये एनालिसिस है, विश्लेषण है, डैट कंसिडर्स ऑल ऑफ द क्रिटिकल एस्पेक्ट, जितने भी क्रिटिकल पहलू है ना, किससे, एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लाइकलीहुड ऑफ इट्स सक्सीडिंग। उस प्रोजेक्ट के सफल, मतलब सक्सेस होने के, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के सफल होने से जुड़े हुए जितने भी क्रिटिकल पहलू है ना, उन सभी की विश्लेषण करना बिजनेस फिजिबिलिटी स्टडी कहलाता है। ए फिजिबिलिटी स्टडी इज एन असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकलिटी ऑफ प्रपोज प्लान और प्रोजेक्ट। असेसमेंट है ये कि जो प्रोजेक्ट है या प्रपोज प्लान है वो किस तरह से कामयाब हो सकता है। ए फिजिबिलिटी स्टडी एनालाइज द वायबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट, मतलब कि कोई प्रोजेक्ट है वो कितना बेहतर है, उसमें कितनी क्षमता है, यह एनालाइज करता है। टू डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट और वेंचर इज लाइकली टू सक्सीड, और साथ के साथ ये भी निर्धारित करता है कि जो प्रोजेक्ट है वो उसकी सफल होने के कितने चांसेस हैं। फिर आता है स्टेप्स टू डू ए फिजिबिलिटी स्टडी, मतलब एक प्रोसेस कह लीजिए आप, मतलब इसमें क्या क्या किया जाना चाहिए। कंडक्ट ए प्रिलिमिनरी एनालिसिस, प्राथमिक जो शुरुआती विश्लेषण है वो कंडक्ट करना। फिर आता प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट इनकम स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करना। कंडक्ट ए मार्केट सर्वे करना। परफॉर्म मार्केट रिसर्च, मार्केट में जो शोध वगैरह हैं वो करना। फिर आता है प्लान बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशंस, बिजनेस के जितने भी संगठन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं वो, और साथ के साथ बिजनेस के जितने भी कार्य हैं उनको प्लान करना। प्रिपेयर एन ओपनिंग डे बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। रिव्यू करना, एनालाइज करना सभी डाटा को, और फिर एक डिसीजन लेना कि मेक ए गो और नो गो डिसीजन लेना, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी,
पहला आता है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे नाम से पता चलता है इसके, दिस असेसमेंट फोकसेस ऑन द टेक्निकल रिसोर्सेज, मतलब तकनीकी जो संसाधन है ना उसके ऊपर फोकस करता है, अवेलेबल टू ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस के पास है अवेलेबल है। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन वेदर द टेक्निकल रिसोर्स मीट कैपेसिटी एंड वेदर द टेक्निकल टीम इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग द आइडियाज़ इनटू वर्किंग सिस्टम। ये क्या एनालिसिस करता है, हेल्प करता है कि जो टेक्निकल रिसोर्सेज है ना उनके अंदर कैपेसिटी है, मतलब कि उनके अंदर कैपेसिटी है, और जो आपकी टेक्निकल टीम है वो भी क्या है, कैपेबल है किन में, विचारों को वर्किंग सिस्टम में कन्वर्ट करने में। टेक्निकल फिजिबिलिटी आल्सो इन्वॉल्व्स द इवेल्युएशन ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड अदर टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रपोज सिस्टम। टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और जो अन्य रिक्वायरमेंट हैं टेक्निकल प्रपोज सिस्टम के लिए ज़रूरी जो हैं उन सभी के बारे में भी इसमें बताया जाता है। फिर आता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। द असेसमेंट टिपिकली इन्वॉल्व्स ए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इकोनॉमिक के अंदर ना कॉस्ट बेनिफिट जो विश्लेषण है ना प्रोजेक्ट के, वो शामिल किया जाता है। हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस की हेल्प करता है किसमें, डिटरमाइन करने में, वायबिलिटी मतलब उसकी क्षमता प्रोजेक्ट की, कॉस्ट निर्धारण में, एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद ए प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जितने भी बेनिफिट हैं उनका विश्लेषण करने में। बिफोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर अलोकेटेड, कब, जब फाइनेंशियल रिसोर्स अलोकेट किए जाएंगे, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगाने से पहले उन सभी का विश्लेषण करना। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। लीगल, दिस असेसमेंट इन्वेस्टिगेट्स वेदर एनी एस्पेक्ट ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट कन्फ्लिक्ट्स विद लीगल रिक्वायरमेंट लाइक जोनिंग लॉज, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट और सोशल मीडिया लॉ। लीगल फिजिबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि ये विश्लेषण तय करता है कि जो प्रोजेक्ट है या प्रपोज प्रोजेक्ट है उसमें किसी तरह का विवाद तो नहीं है, किससे रिलेटेड, मतलब सोशल मीडिया का कोई लॉ है उसमें कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा हो, या फिर प्रोजेक्ट एक्ट से रिलेटेड, प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड कोई कन्फ्लिक्ट हो, ये लीगल फिजिबिलिटी में देखा जाता है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, दिस असेसमेंट इन्वॉल्व्स अंडरटेकिंग ऑफ स्टडी टू एनालाइज एंड डिटरमाइन वेदर एंड हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन नीड कैन बी मेट बाय कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, मतलब कि किस तरह से और कैसे, मतलब वेदर कहाँ एंड हाउ वेल और कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है उनको पूरा किया जा सकता है प्रोजेक्ट को पूरा करके, मतलब कार्य से जुड़े हुए जितने भी चीज़ें हैं ना वो सारी इसमें आएंगी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में। इंपॉर्टेंस क्या है भाई इसके, इम्प्रूव प्रोजेक्ट टीम्स फोकस, एक तो सुधारता है प्रोजेक्ट टीम के जो फोकस उनको सुधारता है। आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटी, नए नए अवसर की खोज करता है, पहचानता है। ये फिजिबिलिटी स्टडी के आपके फ़ायदे हैं। प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फॉर ए गो और नो गो डिसीजन, मतलब कि विश्लेषण करने से हमें पता चल सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, फिर नो गो या फिर गो डिसीजन ले सकते हैं। नैरोज द बिजनेस अल्टरनेटिव्स, जितने की बिजनेस अल्टरनेटिव्स हैं उनकी सारी विश्लेषण इसमें कर लिया जाता है। आइडेंटिफाई वैलिड रीज़न टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट, एक वैलिड रीज़न का पता चल जाता है कि अंडरटेक द प्रोजेक्ट, जिसके लिए मतलब कि एक वैलिड रीज़न पता चल जाता है जिससे प्रोजेक्ट को किया जाएगा, मतलब क्यों किया जाना प्रोजेक्ट। एनहांसिस द सक्सेस रेट बाय एवेल्यूएटिंग मल्टीपल पैरामीटर, मतलब कि अलग अलग जो पैरामीटर है ना उनको जांच करके और जो सक्सेस रेट है बिजनेस की प्रोजेक्ट की उसको एवेल्यूएट करना, ठीक है। एड्स डिसीजन मेकिंग ऑन प्रोजेक्ट, सहायता करता है निर्णय लेने में, किसमें, प्रोजेक्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसका सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्री लोकेशन, कि फैक्ट्री लोकेशन को जब सिलेक्ट करते हैं ना तो कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। किसी बिजनेस की जो फैक्ट्री है उसको उसकी जो लोकेशन से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर हैं। एक तो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो बिजनेस को चाहिए होता है, किसी भी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को चाहिए होता है, उसकी अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, वो कितनी दूर या कहाँ पर उसको अच्छे ढंग से प्राप्त हो रहा है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट, मार्केट की जो फैलाव कह सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, मतलब कि जो अन्य सुविधाएं हैं ना उस यूनिट की लोकेशन के आसपास वो मिल रही हैं या नहीं। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या हो सकती हैं। और मैन पावर की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, मतलब कि लेबर से जुड़ी हुई चीज़ें वो अवेलेबल है या फिर नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज़, अन्य जो यूटिलिटीज़ है ना, टाइम यूटिलिटीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं। लोकल लॉ का ध्यान रखना पड़ता है। रेगुलेशंस, रूल रेगुलेशन और टैक्सेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। और कंपटीशन, मतलब कि उस तरह के अन्य बिजनेस वहाँ पे उस लोकेशन में है या नहीं है। फिर आता है डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस इज़ ए रिसर्च डन टू एस्टिमेट और फाइंड आउट, एक रिसर्च की जाती है किस लिए, फाइंड आउट द कस्टमर डिमांड, कस्टमर्स की डिमांड किसके लिए, फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस इन ए पार्टिकुलर मार्केट, किसी एक मार्केट के अंदर, ठीक है,
किसी एक मार्केट के अंदर कस्टमर की एक प्रोडक्ट की डिमांड क्या है या फिर एक सर्विस की डिमांड क्या है। डिमांड एनालिसिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन फॉर ए वैरायटी ऑफ बिजनेस डिसीजन। डिमांड जो विश्लेषण है ना भाई, वो बहुत ही क्या है कि इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है अलग अलग बिजनेस के डिसीजंस के लिए। लाइक जैसे डिटरमाइनिंग सेल फोरकास्टिंग, भाई हम मतलब डिमांड एनालिसिस को करके ये पता कर सकते हैं कि सेल फोरकास्टिंग कितनी होगी, प्राइस कितना रखना चाहिए प्रोडक्ट का, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग, एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग डिसीजन, ये सारी चीज़ें ना हेल्पफुल, मतलब इन सभी चीज़ों में हेल्प करता है कौन, डिमांड एनालिसिस। स्टेप्स कौन से होते हैं भाई इसमें डिमांड एनालिसिस में? मार्केट सिलेक्शन होता है पहले तो, कि कौन सी मार्केट में हमें पता करना है कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस की जो डिमांड है वो कैसी है। फिर आता प्रोडक्ट सर्विस कैटेगरी, प्रोडक्ट सर्विस कैटेगरी वाइज हमको देखना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट की हम डिमांड चेक करने में। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस पैरामीटर, बिजनेस के जितने भी पैरामीटर उनको समझना। अंडरस्टैंडिंग द कंपटीटर एंड पार्टनर ट्रेंड्स, मतलब कि जो कंपटीटर मार्केट में है उनको समझना, और जो पार्टनर है उनके ट्रेंड, मतलब वो किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं। पोटेंशियल मार्केट एनालिसिस, इसका मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट, मार्केट पोटेंशियल एनालिसिस डेफिनेशन इज ए स्ट्रेटेजिक टूल दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द फिजिबिलिटी ऑफ योर आइडिया। मतलब कि एक ये स्ट्रेटेजिक टूल है, आपकी रणनीति का हिस्सा है, जो आपकी हेल्प करता है किसको समझने में? फिजिबिलिटी ऑफ योर आइडिया, आपका जो विचार है, ठीक है, उसकी फिजिबिलिटी को समझने में। एंड द लेवल ऑफ डिमांड इन द मार्केट, और मार्केट के अंदर जो डिमांड का लेवल है उसको समझने में हेल्प करता है पोटेंशियल मार्केट एनालिसिस। द रिसर्च इज़ डन थ्रू ए सीरीज ऑफ सेपरेट एनालिसिस, और ये जो रिसर्च की जाती है वो एक श्रृंखला सीरीज के माध्यम से की जाती है, अलग अलग जो विश्लेषण है उससे। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए न्यू बिजनेस, एक नया जो बिजनेस होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या करना? टू नो एंड डिटरमाइन द मार्केट पोटेंशियल, कि मार्केट की पोटेंशियल क्षमता क्या है वो जानना, किसके लिए? एक प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। मतलब कि एक नया बिजनेस है, वो प्रोडक्ट दे रहा है या सर्विस दे रहा है, तो उसको सबसे पहले मार्केट पोटेंशियल का पता होना चाहिए। इफ़ द मार्केट पोटेंशियल इज़ वेरी लो, अगर मार्केट पोटेंशियल बहुत कम है, देन देर इज़ नो पॉइंट स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी ऑन द प्रोडक्ट, फिर कोई पॉइंट नहीं बनता कि उस प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा किया जाए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केट पोटेंशियल इज़ द अमाउंट ऑफ बिजनेस ए प्रोडक्ट कैन जनरेट। एक सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है इसका वो क्या है कि मार्केट पोटेंशियल इज़ द अमाउंट ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस का अमाउंट है कह सकते हैं, कि जिससे एक प्रोडक्ट कैन जनरेट इन फ्यूचर एज कम्पेयर टू टुडे, मतलब कि आज की तुलना में कोई प्रोडक्ट कितना कामयाब या सफल हो सकता है भविष्य में, यही क्या होता है? मार्केट पोटेंशियल कहलाता है। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होती है डेट इन्वॉल्व द एस्टिमेशन एंड अलोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट बजट, प्रोजेक्ट को लगाना, ठीक है, बिजनेस को लगाना, उससे रिलेटेड जितने भी जो अलोकेशन और एस्टिमेशन है ना प्रोजेक्ट बजट के, वो शामिल होते हैं इसमें। एंड सब्सिक्वेंट कॉस्ट, और उससे रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट हैं सारी, वो सारी इसमें शामिल की जाती हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर। एज वेल एज प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल भी इसी में शामिल हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट अलाउज यू टू हैव ए क्लियर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट क्या करता है? आपको एक क्लियर पिक्चर निकाल के दे देता है किसकी? आपके फाइनेंशियल स्टेटस की, मतलब कि आपकी जो वित्तीय स्थिति है ना आपके जो प्रोजेक्ट की, वो क्या रहने वाली है। इट हेल्प्स प्रोजेक्ट मैनेजर प्रेडिक्ट फ्यूचर एक्सपेंस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, ये हेल्प करता है प्रोजेक्ट मैनेजर की किसमें? एक अनुमान लगाने में। किसका अनुमान? फ्यूचर एक्सपेंस, मतलब भविष्य के जो खर्चे हैं उनका अनुमान, क्या कॉस्ट रहने वाली है, और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया जा सके, उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स उठाए जा सकें। फिर आता है टाइप्स। डायरेक्ट कॉस्ट होती है एक, डायरेक्ट कॉस्ट आर कॉस्ट डेट आर स्ट्रेटली लाइबल एंड परसेप्टिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट रिजल्ट, प्रोडक्शन से जुड़ी जितनी भी खर्चे हैं ना, जितनी भी कॉस्ट हैं वो डायरेक्ट रूप से जो इफेक्ट करती हैं प्रोडक्शन को, वो होती है डायरेक्ट कॉस्ट। फिर आता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट आर अमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट नहीं होती है, मतलब डायरेक्टली जो नहीं होती बाकी बच गई कॉस्ट वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, वो सारी इनडायरेक्ट होती हैं। दीज कॉस्ट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू ए पार्टिकुलर प्रोजेक्ट, एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट से के लिए कह सकते हैं अलग अलग हो सकती हैं सभी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट की, अलग अलग प्रोजेक्ट की अलग अलग इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकती हैं। फिक्स्ड कॉस्ट आर कॉस्ट डेट स्टे कांस्टेंट, ये हमेशा एक जैसी होती है, समान रहती हैं। ऑल थ्रू द प्रोजेक्ट लाइफ स्टाइल, प्रोजेक्ट की पूरी जो लाइफ साइकिल है उसके दौरान ये सारी जो होती हैं वो सेम रहती हैं, कांस्टेंट। देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन दिस कॉस्ट अंटिल द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, कम प्रोजेक्ट के पूरे होने तक इन कॉस्ट में कोई चेंज नहीं रहने वाला, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट एज अगेंस्ट फिक्स्ड कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट का उल्टा होता है।
वेरिएबल कॉस्ट कीप चेंजिंग, ये हमेशा बदलती रहती है थ्रू द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल के दौरान वेरिएबल कॉस्ट जो होती है क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। संक कॉस्ट वो होती है डेट ए कंपनी हैज़ स्पेंट प्रीवियसली, पहले जो खर्च कर दी है, कॉस्ट लागत जो लग चुकी है कंपनी की, वो संक कॉस्ट कहलाती है। फिर आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आप सभी जानते हो, इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है कि करंट असेट में से करंट लायबिलिटी जो आपकी है वो निकाल देना, ठीक है। और होती क्या कि अपने जो डे टू डे एक्सपेंस होते हैं बिजनेस के, उनको चलाने के लिए जिसकी नीड होती है ना, वही वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल इंडिकेट्स द लिक्विडिटी, तरलता किसकी, लेवल ऑफ बिजनेस फॉर मैनेजिंग डे टू डे एक्सपेंस एंड कवर इन्वेंट्री, कैश, अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट। डे टू डे एक्सपेंस को चलाना, ठीक है, और जिसके अंदर इन्वेंट्री स्टॉक हो गया, कैश हो गया आपका क्या, और अकाउंट्स पेबल हो गया, मतलब कि क्रेडिटर डेबिटर, और जितने भी आपके शॉर्ट टर्म डेब्ट वो सारे। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल जो पोजीशन होती है ना ऑर्गेनाइजेशन की, उसको इंडिकेट करता है। एंड इज़ आल्सो मेजर ऑफ इट्स ओवरऑल एफिशिएंसी, और इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी जो रहने वाली है उसको भी मापता है वर्किंग कैपिटल। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। ये वही बात है कि करंट असेट और करंट लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है आपका वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला देखिए, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको डिटरमाइन करते हैं भाई, इफेक्ट करते एक तरह से कह सकते हो आप फैक्टर्स। एक होता है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का साइज कितना है, बिजनेस किस प्रकार का है, वो पूरा प्रभावित करेगा वर्किंग कैपिटल को। बिजनेस साइकिल क्या है, ठीक है। प्रोडक्शन साइकिल क्या है, मतलब कि किस चीज़ का जो प्रोडक्ट है, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है या फिर अन्य किसी तरह का प्रोडक्ट है, या फिर ट्रेडिंग बिजनेस है, ठीक है। सीजनल फ्लक्चुएशन, मतलब कि सीजनल फ्लक्चुएशन, जैसे सीज़न के अकॉर्डिंग जो मार्केट है वो फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है, वो भी इसको आपकी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स टू न्यू इंटरप्राइज। नए नए जो छोटे कह सकते हो मीडियम साइज के जितने भी इंटरप्राइज हैं, नए नए जो उद्योग धंधे हैं, ठीक है, उनको गवर्नमेंट किस तरह से सहयोग कर रही है, सपोर्ट कर रही है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम गवर्नमेंट की है, आपको जानते हो कि दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड टू प्रमोट एंड सपोर्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया। मतलब छोटे जितने बिजनेस है ना, उनका स्टार्टअप करने में हेल्प करती है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। क्या करके, बाय प्रोवाइडिंग देम विद फंडिंग, टैक्स बेनिफिट एंड अदर इंसेंटिव। मतलब उनको फंड दे करके, उनको टैक्स में बेनिफिट दे करके, और अन्य जो इंसेंटिव हैं, सहायताएं वगैरह, ठीक है, वो सारी चीज़ें करके नए जितने भी स्टार्टअप हैं उनकी हेल्प करता है। इट्स आल्सो प्रोवाइड्स लीगल एंड रेगुलेटरी सपोर्ट एंड हेल्प स्टार्टअप टू नेटवर्क एंड कोलैबोरेट विद इन्वेस्टर्स, मेंटर्स एंड अदर एंटरप्रेन्योर्स। मतलब कि साथ साथ ये लीगल और रेगुलेटरी सपोर्ट भी करता है किसकी, नए इंटरप्राइजेस की, ताकि क्या कर सके, कोलैबोरेट कर सकेंगे किसके साथ, इन्वेस्टर के साथ, मेंटर्स के साथ, और अन्य जो उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेट कर सके। फिर एक आती है मुद्रा योजना स्कीम, ठीक है, मुद्रा योजना स्कीम। दिस स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प देता है ये इसको टू स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइज। छोटे और माइक्रो इंटरप्राइज को क्या करता है ये, फाइनेंशियल हेल्प करता है, इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स भी होते हैं। थ्रू लोन्स, लोन के माध्यम से हेल्प करता है, अप टू इंडियन नेशनल रुपीज़, मतलब कि 10 लाख तक की हेल्प देता है मुद्रा योजना स्कीम नए और छोटे और माइक्रो इंटरप्राइज को। ये भी गवर्नमेंट का जो इंसेंटिव कह सकते हो। फिर आता स्टैंड अप इंडिया स्कीम। दिस स्कीम वाज लॉन्च टू प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन, मतलब कि महिलाओं और SC ST की जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, वो नए बिजनेस को लगा रहे हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च की गई। अंडर दिस स्कीम लोन्स अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक का लोन इसमें प्रोवाइड है एलिजिबल एंटरप्रेन्योर, मतलब कि जो योग्य एंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी हैं, उनको अवेलेबल करवाया जाता है ये 1 करोड़ तक का लोन टू स्टार्ट और एक्सपेंड देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए या फिर ग्रोथ उसको एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। फिर आता है अटल इनोवेशन मिशन, AIM। अटल इनोवेशन मिशन इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव दैट एम्स टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन दी कंट्री। देश के अंदर नए नए जो इनोवेशन है वो और एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन चलाया गया। दिस मिशन प्रोवाइड्स फंडिंग, मेंटरशिप, फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, मेंटरशिप है, और साथ के साथ अदर सपोर्ट टू स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स वर्किंग ऑन इनोवेटिव आइडिया। मतलब कि जो नए नए एंटरप्रेन्योर हैं, नए नए उद्यमी हैं, अपने नए नए विचारों को लेकर के नया बिजनेस स्थापित करते, स्टार्टअप करते हैं, उनको हेल्प करता है ये, ठीक है, फंडिंग में, मेंटरशिप में, और अन्य सपोर्ट भी करता है।
फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड, EDF। द EDF इज़ ए फंड सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप। ये क्या है? EDF एक फंड है सेटअप बाय द गवर्नमेंट, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए और स्मॉल बिजनेस वर्किंग, छोटे बिजनेस कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक और IT सेक्टर में, जो छोटे बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक और IT सेक्टर में काम करते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, लोन योजना, ठीक है। दिस स्कीम प्रोवाइड लोन टू स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज, छोटे और जो माइक्रो एंटरप्राइज हैं उनको लोन प्रोवाइड करना। इसके अंदर स्टार्टअप शामिल हैं फॉर देयर बिजनेस नीड, उनकी बिजनेस की नीड के लिए। द लोन्स कैन बी अवेल विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब बिना किसी सिक्योरिटी के दिए जाते हैं। एंड कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज सच एज वर्किंग कैपिटल, बाइंग मशीनरी, परचेजिंग रॉ मटेरियल, मतलब कि उस लोन को अलग अलग ढंग से यूज किया जा सकता है एंटरप्रेन्योर के द्वारा, और ये विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी के दिया जाता है। फिर आता है आपका प्रमोशनल एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। कौन कौन सी प्रमोशनल एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन है? डिफरेंट प्रमोशनल एजेंसी सेटअप बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड, मतलब अलग अलग जो प्रमोशनल एजेंसीज हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। तो जैसे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं। ऑल इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ये क्या है? एजेंसीज हैं और वित्तीय एक तरह से इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, और एक आता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। भारत में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रोग्राम्स शामिल हैं? एक है इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंपेन, इट इज़ ए 2 डे इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई एंड इंस्पायर इंडिविजुअल, मतलब कि इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना और उनको इंस्पायर करना, प्रेरित करने टू एम्बार्क ऑन द एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्पेशली थ्रू एस्टैब्लिशिंग ए मिड साइज एंटरप्राइज। छोटी जो मीडियम साइज़ की इंटरप्राइज हैं और जो एंटरप्रेनर इन तरह के जो इंटरप्राइज लगा रहा है उनको ना प्रेरित करना और उनके अंदर उनकी जो एंटरप्रेन्योरल जर्नी है उसको बेहतर बनाना, ठीक है, ये आपका इंडस्ट्रियल मोटिवेशन कैंपेन के अंदर शामिल किया जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, दीज प्रोग्राम्स एम्स टू एजुकेट, लोगों को जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको शिक्षित करना, एंड एंगेज द यूथ को इसमें एंगेज करना, शामिल करना, जोड़ना, अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के बारे में बताने के लिए, एंड आर कंडक्टेड इन ITIs में कंडक्ट किया जाता है, पॉलीटेक्निक्स एंड अदर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम। जो उद्यमिता है उसके बारे में जागरूकता फैलाना, मतलब कि अलग अलग जो शिक्षण संस्थान वहाँ पे जाके जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके बारे में अवेयर किया जाए। फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट, इट इज़ एन इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है डेट प्रोवाइड ए कम्प्रीहेंसिव अप स्किल एक्सपीरियंस, स्किल के ऊपर इसमें फोकस किया जाता है फॉर प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेनर्स, मतलब कि जो एंटरप्रेनर्स हैं उनकी स्किल को सुधारने में इसमें हेल्प की जाती है, एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को एंड टेक्नीशियन ऑफ MSc। द प्रोग्राम्स आर स्पेसिफिकली टेलर्ड टू द नीड ऑफ सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप, SC ST PH और जो वुमेन हैं खास तौर पर उनके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक है, एंड आर कंडक्टेड इन वेरियस रीजन्स ऑफ अक्रॉस द कंट्री, और देश के अलग अलग क्षेत्र में इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। नाम क्या है? ESTP एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर आता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, दीज आर शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग, छोटी अवधि के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। इनका फोकस क्या आता है? एनहांसिंग द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की जो शक्ति है, पावर है, उसको बेहतर करना, किसमें? एग्जिस्टिंग में, एस्पायरिंग और पोटेंशियल, जो अभी एंटरप्रेनर हैं या भविष्य में बढ़ने वाले हैं उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता उसको उसमें जो विकास किया जाए, रिजल्टिंग इन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, और साथ के साथ क्या है कि प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता और लाभ कमाने की क्षमता को सुधारा जाए। फिर वर्ड आता है कि स्टार्टअप इंडिया, कि स्टार्टअप इंडिया क्या होता है? यही होता है स्टार्टअप इंडिया की नए बिजनेस को शुरुआत करना, उसके लिए हेल्प करना। स्टार्टअप इंडिया इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब लॉन्च हुई? इस तारीख को 16 जनवरी 2016। टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्सरिंग इनोवेशन, नए नए जो इनोवेशन हैं उनको नर्सर करना, ठीक है, एंड स्टार्टअप्स इन दी कंट्री, या नए नए जो बिजनेस लगे हैं
ठीक है, उनको एक तरह से बूस्ट प्रदान करना, विच विल ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ वो जो है इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको तेज़ी मिलेगी, एंड जनरेट क्या जनरेट करेगी, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, नए नए अगर मान लो स्टार्टअप लगेंगे तो एम्प्लॉयमेंट की जो रोजगार के अवसर हैं वो भी क्रिएट होंगे। द गवर्नमेंट थ्रू दिस इनिशिएटिव एम्स टू एम्पावर स्टार्टअप्स टू ग्रो थ्रू इनोवेशन एंड डिज़ाइन। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने थ्रू दिस इनिशिएटिव स्टार्टअप इन इंडिया इनिशिएटिव के माध्यम से गवर्नमेंट क्या करती है, एम्पावर स्टार्टअप को हेल्प करती है टू ग्रो दे थ्रू इनोवेशन एंड डिज़ाइन, मतलब कि नए नए विचारों के साथ, नई नई टेक्निक के साथ ग्रो करने में हेल्प करती है नए नए बिजनेस को। स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज़ बेस्ट मेजरली ऑन 3 मेन आइडियाज़ विच आर मैंशनड बेलो। 3 मुख्य जो आइडियाज़ विचार हैं उनके ऊपर फोकस करती है। एक तो है प्रोवाइडिंग फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स टू वेरियस स्टार्टअप्स, मतलब कि देश के अंदर जितने भी स्टार्टअप्स हुए हैं ना बिजनेस, उनको सपोर्ट करना, फंडिंग और साथ साथ इंसेंटिव। प्रोवाइड इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप इन एंड इनक्यूबेशन, इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप मतलब कि उनको सिखाने संबंधी, ठीक है। और फिर आता है सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, ये 3rd नंबर। सब मेन फीचर ऑफ स्टार्टअप इंडिया, कुछ एक मुख्य जो फीचर हैं या खासियत हैं वो इसके जस्ट हम केवल नेम रीड करेंगे। स्टार्टअप इंडिया हब है, रोलिंग आउट ऑफ मोबाइल ऐप एंड पोर्टल, लीगल सपोर्ट इसमें मिलता है, रिलैक्स्ड नॉर्म ऑफ पब्लिक प्रिक्वायरमेंट फॉर स्टार्टअप, मतलब कि जो इसके कानून है या फिर नियम है वो थोड़े से क्या उनमें छूट दी गई है। फास्टर एग्जिट फॉर स्टार्टअप्स, मतलब कि कोई जो स्टार्टअप है अगर वो वाइंड अप होना चाहता है तो उसके लिए आसान है, फास्टर एग्जिट है इसमें। प्रोवाइडिंग फंडिंग सपोर्ट है, टैक्स एग्जेम्पशन है कैपिटल गेंस में, मतलब कि कैपिटल गेन कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है ना तो उसकी जो टैक्स है वो एग्जेम्प्ट किया गया है इसमें, ठीक है, स्टार्टअप में। फिर आता स्किल इंडिया। स्किल इंडिया में क्या है भाई कि जो मैन पावर है, मैन पावर की स्किल को या लेबर कह सकते हो, ठीक है, और या फिर उनकी जितने भी ज्ञान है ना उसको सुधारना, उसको विकास करना। टुडे इन इंडिया द नीड ऑफ द आवर इज स्किल्ड लेबर। आज के दिन भारत के अंदर ना किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल्ड लेबर की, मतलब लेबर तो मिल जाएगी लेकिन स्किल्ड वाली मिलनी ना बहुत मुश्किल है, और उसी को सुधारना, उसी को डेवलप करना। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रियलाइज द नीड फॉर द सेम, और भारत सरकार इसी के ऊपर क्या कर रही है, काम कर रही है। बियरिंग दिस इन माइंड, इसी को ध्यान में रखते हुए द स्किल इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन 2015। 2015 में स्किल इंडिया जो आपकी लॉन्च की गई, टू क्रिएट एन एम्पावर्ड वर्क फोर्स बाई द ईयर 2022। 2022 तक इसका लक्ष्य रखा गया कि स्किल इंडिया के माध्यम से ना लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो क्षमताएं हैं, उनकी जो तकनीकी ज्ञान है या जिस प्रकार की जो स्किल है उसको और बेहतर बनाया जाए। इट इकम्पासेस वेरियस प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव अंडर इट, और इसको करने के लिए, ठीक है, स्किल इंडिया करने के लिए बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं चलाए गए हैं। ईच वन फोकसिंग ऑन वन पार्टिकुलर निशे, मतलब प्रत्येक के अंदर एक जो पार्टिकुलर पॉइंट है उसको क्या किया गया है, फोकस किया गया है। द आइडिया इज़ टू हैव ए वर्कफोर्स दैट इज स्किल्ड। विचार क्या है कि एक वर्कफोर्स हो जो क्या हो, साथ में स्किल्ड हो, एंड विल दस स्पेयर हेड इंडियाज डेवलपमेंट एज ए वोल, जिससे भारत का जो विकास है ना उसमें भी हेल्प होगी। हेल्प इट अचीव सुपर पावर स्टेटस ऑफ द एट द अर्लीस्ट, और जो सुपर पावर स्टेटस बनने की जो सुपर पावर स्टेटस की जो बनने की जो जिस तरफ भारत बढ़ रहा है ना उसको अचीव करने में हेल्प करेगा बहुत जल्दी। स्कीम्स अंडर द स्किल इंडिया इनिशिएटिव, कौन कौन सी स्कीम है स्किल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर? एक तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKY आपने सुना है। द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज़ द हार्ट ऑफ द स्किल इंडिया, मुख्य है ये, मेन है इसकी, ठीक है। इट इज़ द प्रोग्राम डेट इनकरेज द यूथ टू डेवलप इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल, मतलब कि बिजनेस से या उद्योग से जुड़े हुए जो स्किल्स और ट्रेनिंग है ना उनको विकसित करता है। दस इंश्योरिंग द बेटर सोर्स ऑफ लिवलीहुड, ताकि लोग क्या कर सकें, लोगों का जो ज्ञान है उसको सुधारा जा सके, लोगों की जो स्किल है उसको और बेहतर बनाया जा सके, ताकि उनकी जो लिवलीहुड है वो बेहतर हो सके। प्रधानमंत्री कौशल के अंदर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैज़ डिवाइज्ड ए प्लान टू इंश्योर दैट एवरी डिस्ट्रिक्ट इज़ इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री जो आपकी कौशल के अंदर है ना उसमें ये निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक स्टेट में क्या होगा, आर्ट मॉडल ट्रेनिंग सेंटर हो, आल्सो नोन एज प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, जैसी उसी को क्या कहा गया है, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। फिर आता है रोजगार मेलाज। दीज आर इवेंट्स डेट आर ऑर्गेनाइज एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ, 6 महीने में कम से कम एक बार ये जरूर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं रोजगार मेला। सो एज टू इंश्योर डेट द पीपल हु हैव रिसीव ट्रेनिंग अंडर द PMKY स्कीम, ताकि जिन लोगों ने ना
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम के तहत क्या ली है, ट्रेनिंग ली है, एंड आर सर्टिफाइड इन दैट रिगार्ड आर आल्सो प्रोवाइडेड विद एम्पल अपॉर्चुनिटी, उनको अवसर मिल सकें किसकी भाई, रोजगार की, मतलब कि सोर्स एम्प्लॉयमेंट, सिक्योर एम्प्लॉयमेंट, उनको रोजगार के अवसर मिल सकें, एंड देयर बाई ए प्रॉपर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, और उनका जो जीवन यापन है वो बेहतर हो सके। मतलब 6 महीने के अंदर रोजगार मेला लगाया जाता है, और जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जितने भी ट्रेनिंग ली है उनके लिए अवसर होता है कि वहाँ पर वो अपना रोजगार खोज सकते हैं। इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर, NSTC इंट्रोड्यूस है इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर। दीज स्किल सेंटर सर्व एज ए नेटवर्क विद द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं। विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्राइक्स अ पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन ऑन ग्लोबल लेवल, मतलब कि ग्लोबल लेवल के साथ, ठीक है, मतलब भारत जो है अन्य देशों के साथ इसमें कोलैबोरेशन होता है टू इन्हांस वर्कफोर्स मोबिलिटी, ताकि जो वर्कफोर्स मोबिलिटी है उसको बेहतर किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ये आपकी क्या है, NSTC इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर है। प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, पी डॉट प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन ऑर्डर टू एजुकेट द कैंडिडेट को शिक्षित बनाने के लिए। कौन से कैंडिडेट, हु सीक्स जॉब्स आउटसाइड इंडिया, जो भारत से बाहर जॉब करने की सोच रहे हैं। इंडिया रिगार्डिंग द बेसिक डूज एंड डोंट, मतलब कि जो भारत से बाहर जॉब की तलाश में हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में शिक्षित करना कैंडिडेट को। बेनिफिट ऑफ स्किल इंडिया के जो बेनिफिट हैं वो कौन कौन से हैं, एक्सेस द बेटर पेइंग जॉब्स, भी अच्छी जो पे करने वाली जॉब्स हैं वो प्राप्त की जा सकें। इक्वल ग्रोथ सेक्टर वाइज जो ग्रोथ है वो बराबर हो। बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, जो अर्थव्यवस्था है उसको बूस्ट करने में हेल्प मिले। ये बेनिफिट्स हैं स्किल इंडिया के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये थी आपकी जो आज की जो यूनिट थी वो थी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की यूनिट थी जो हमने रिवाइज की है, और एक इसमें यूनिट हमने बिजनेस मैथमेटिक्स के नाम से, और एक कंप्यूटराइजेशन इन बिजनेस, ये 2 यूनिट हमने स्किप किए क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इससे थोड़ी सी अलग है। मैथमेटिक्स से 11th 12th और जैसे अपने आगे BCom या BSc वगैरह में अगर किसी बच्चे ने पढ़ा तो वो चीज़ें बहुत सारी डिटेल में बनती हैं, तो उनको आप 11th 12th की जो बुक्स वगैरह उनसे हेल्प लीजिए। और ये जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है इसमें टैली का डाटा, ठीक है, सारा टैली वगैरह की बिजनेस के अंदर टैली का और अन्य जो टेक्निकल चीज़ें हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम है उसका किस तरह से यूज़ किया जाएगा। तो 2 ये यूनिट अभी तक हमने स्किप किए हैं। नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे हम, जो भी होगी उसमें हम रिवाइज करेंगे। एग्ज़ाम में भी बहुत जल्दी आपका होने वाला है, ठीक है, 25 फरवरी के आसपास में भी इसका ग्रुप नंबर 6 का एग्ज़ाम हो सकता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप क्या कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, ठीक है, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा MCQ जो PYQ वगैरह हैं वो आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगी, आपकी जो तैयारी की हुई है उसको भी हेल्प मिलेगी, और जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया उनको भी हेल्प मिलेंगी चीज़ें रिवाइज़ करने में। तो चलिए ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हैव ए नाइस डे।